Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In management, today we will discuss on the topic that is organizing. Okay, so today's slide is based on organizing. What are its main objectives, characteristics, or what is the process of organizing? Okay, so let's cover in management what is organizing. Organizing is the second function of management. Okay, after planning, next one is organizing. So planning we have already discussed. Okay, if you have doubt, any query in that topic, then you can again discuss. After planning, next important function of management is organizing. Organizing is the second key management function after planning, which coordinates human efforts, arrange resources, and incorporate the two in such a way which helps in the achievement of objectives. ठीक है, so here I am talking about what are the main criteria of organizing. ठीक है, and what are the main elements which are related to organizing. In organizing we are organizing the human efforts. जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं हमारे पास, हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. अरेंज द रिसोर्सेज, चाहे मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, फिजिकल रिसोर्स की बात करूं, या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करूं, तो हम उनको अरेंज करते हैं. ठीक है, ताकि बेटर तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें. सो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन. प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग में हम ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं. प्लान इज़ रिलेटेड टू द फ्यूचर गोल्स, जो भी हमारे फ्यूचर के गोल्स हैं उनसे रिलेटेड, जो भी हमने गोल सेट किए हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए हम बेटर तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं. तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि वी यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान, यू हैव टू मेक अ फ्रूटफुल प्लान एंड टेक नंबर ऑफ डिसीजंस. ठीक है, आफ्टर जब आपने प्लानिंग कर ली, आपको अपने गोल क्लियर हैं, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, किस तरीके से आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में मैं बात कर रहा हूँ कि भी जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज. आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट करके चलना. ठीक है, उनको अरेंज करके चलना, ताकि बेटर तरीके से आप उनको ऑप्टिमम और इफेक्टिव यूटिलाइज कर सको. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ हम प्लानिंग में डिस्कस कर रहे हैं. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस कर रहे हैं. सो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड की मैनेजमेंट फंक्शन आफ्टर प्लानिंग विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, arrange resources and incorporate the two in such a way help to achieve organizational objectives. It involves deciding the way and means the with which the plan can be implemented. ठीक है, क्या आप जो भी हमारा प्लान है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. एंड हेयर यू आर टेकिंग नंबर ऑफ डिसीजंस. ठीक है, इफ़ यू हैव नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तो कैसे आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. तो उसके लिए आप प्रॉपर उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, उनका एक ऑर्डर तैयार करेंगे. ठीक है, ताकि बेटर तरीके से आप उनको ऑप्टिमम और इफेक्टिव यूटिलाइज कर सको, तो वो ऑर्गेनाइजिंग है. इट एंटेल डिफाइनिंग जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप. ठीक है, असाइनिंग डिफरेंट टास्क एसोसिएटेड विद द प्लान, अरेंजिंग एंड allocating resources, design a structure which distinguish duties, responsibility and authorities, scheduling activities in order to maintain smoothness and effectiveness in operations. ठीक है, here I am talking about if there is a department, in department there are number of positions, in that positions you must be place right person. ठीक है, तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटी है, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग से ही रिलेटेड है. कि भाई आपने क्या करा, जॉब को डिफाइन किया, वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन किए. ठीक है, असाइनिंग द टास्क टू द पीपल, जितने भी एक डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं आप उनको अलग अलग टास्क असाइन कर रहे हो. ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आप उनको रिसोर्स एलोकेट कर रहे हो, ताकि बेटर तरीके से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें और जितने भी उनके डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बेटर तरीके से अचीव कर लें. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, सो विच डिस्टिंग्विश ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेटर तरीके से आप क्लैरिफाई कर लोगे, ऑल ड्यूटीज़ आर क्लियर. ठीक है, बेटर तरीके से आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनके क्या रोल हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं. तो इससे प्रॉपर क्लैरिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन में, और बेटर तरीके से आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हो. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल रिसोर्स या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स. ऑल रिसोर्स भी मस्ट बी इफेक्टिव एंड प्रॉपर यूटिलाइज.
सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, क्या इसका नेचर होता है। सो ऑर्गेनाइजिंग हैज़ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू बी स्पेसिफिकली डिफाइंड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी एक पोजीशन पे काम कर रहे हो तो उस पोजीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पोजीशन में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, दैट मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल, ओके। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट authority responsibility structure. For an effective authority responsibility structure, the position of each manager and executive is specified as per the degree of the authority and responsibility assigned to them while performing the duties, ठीक है। तो अगर जैसे कि अलग अलग पोजीशंस हैं, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितनी ड्यूटीज़ आपने उसको असाइन करी हैं और उसके हिसाब से कितनी पावर है उसके पास, ताकि वो बेटर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके और अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको विद इन फ्रेमवर्क टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो वो आपने उसको असाइन की है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी स्पेसिफिकली डिफाइंड। आपको अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि बेटर तरीके से आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सको और उनको बेटर यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट यही है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो इंक्लूड कम्युनिकेशन। द टेक्निक्स फ्लो द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी नो ऑल द मेंबर्स, ठीक है। प्रॉपर कम्युनिकेशन का फ्लो होना चाहिए। जैसे कि सेकंड वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कोऑर्डिनेशन। देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रिसोर्सेज, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स या फिर फिजिकल रिसोर्स। तो जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सो बेटरली यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। वेन एवर यू आर यूजिंग एनी रिसोर्सेज दैट मस्ट बी नो कि किस कैसे उस रिसोर्स को यूज़ करना है, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजिंग का। रिसोर्स को कोऑर्डिनेट करके चलोगे तो आप बेटर तरीके से उनके एफर्ट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो देयर मस्ट बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन लीड बाय द कम्युनिकेशन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा प्रॉपर फ्लो ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा उतना कोऑर्डिनेशन को आप लीड कर सकते हो और बेटर तरीके से एक टीम स्पिरिट वहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके से करनी है कि भी जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं उनके बीच प्रॉपर एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि आपने उनको काम को डिवाइड कर दिया है। डिवीज़न ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड मेक द टास्क मोर एंड मोर कन्वीनियंट एंड ईजी, ओके। तो दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर, हर पोजीशन पे एक कुछ ना कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इम्पोज करनी है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई किसी को भी आपने हायर किया है तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए आप उसको ऑथराइज कुछ पावर भी दीजिए, ताकि बेटर तरीके से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। नेक्स्ट वन है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग देयर आर सच काइंड ऑफ स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड, ओके। सो व्हाट आर द मेन स्टेप्स, लेट्स कवर। ऑर्गेनाइजिंग इज द कोर फंक्शन विच बाइंड ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज़ को बाइंड करके चलना, ठीक है। उनको कलेक्ट कर लेना, बाइंड कर लेना एंड रिसोर्सेज टुगेदर सिस्टमेटिकली, और उनका एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमेटिकली अरेंज होने चाहिए और एक लॉजिकल सिक्वेंस होना चाहिए कि अगर आपने सेकंड स्टेप पे किसी भी एक चीज़ को रखा है तो उसका एक लॉजिक है जिसकी वजह से उसको सेकंड प्लेस दिया गया है, ठीक है। देयर इज़ अ वैलिड रीज़न बिहाइंड दैट कि भी उस रिसोर्स को सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट्स एनकम्पासेस अ नंबर ऑफ द स्टेप्स विच आर परस्यू टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन स्टेप्स। सो ये स्टेप्स दिए हुए हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। Departmentalization also, after that third one is assignment of the task, establishment of organizational hierarchy. After that next step is provision of resources to member, और last one है coordination of efforts and scheduling of activities। ठीक है, so this is process of organizing। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डिवीज़न, काम को डिवाइड कर देना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कितने फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं, क्या क्या हमारे मेन फंक्शंस हैं, और उसमें आपको फिर क्या आपको डिवाइड कर देना है टास्क को। ठीक है, सब एक्टिविटीज़ में। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बिगिन विद द आइडेंटिफाई द वर्क। आप वर्क काम को आइडेंटिफाई करिए कि आपकी मेन फंक्शन है। डिवाइडिंग दैम एज पर द प्लान, और जो भी आपने प्लान रेडी करा है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसके हिसाब से आप उनको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हम अपने प्लान को ज़रूर कंसीडर करते हैं कि भाई हमारा प्लानिंग क्या है। उस प्लानिंग के हिसाब से ही हमें अपनी ऑर्गेनाइजिंग करनी है और अदर फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो हमारा जो एक प्लान जो हमने बनाया है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। सो बेसिकली द वर्क इज क्लासीफाई इनटू डिफरेंट मैनेजेबल एक्टिविटीज़। ठीक है, टू अवॉइड रिडंडेंसी एंड शेयरिंग ऑफ वर्क इज़ एनकरेज्ड। ठीक है, तो आपने क्या 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 करा, डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया। इससे आपका काम और ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बेटर तरीके से आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। सेकंड जो स्टेप है प्रोसेस का, वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर क्लासीफाइंग द वर्क इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ हैविंग अ सिमिलर नेचर एंड ग्रुप्ड इन टुगेदर। ठीक है, जैसे आपने ये कंसीडर किया कि भाई आपको लोगों को हायर करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चलाना होगा, उनको सैलरी देने के लिए। ठीक है, आपको सेकंड फिर आपको लगा कि भाई एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी होना चाहिए जो पूरा एस्टिमेशन करे, बजटिंग करे। तो इस तरीके से आपने जो रियलाइजेशन करा और जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड है उनको एक डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया। ठीक है, कि भाई HR डिपार्टमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन। ठीक है, इन सब के लिए HR डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज़ रिलेटेड टू मेकिंग फाइनेंशियल बजट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी एक्टिविटी उस डिपार्टमेंट में आपने ग्रुप कर दी। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन विच फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन और फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। तो आपने क्या करा, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट्स बनने के बाद आप उन डिपार्टमेंट्स में टास्क को असाइन कर देंगे। सो थर्ड स्टेप यही है, असाइनमेंट ऑफ टास्क। असाइनमेंट ऑफ टास्क आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आर प्लेस्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने भी लोग आपने हायर करें उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग पोजीशन पे आप प्लेस कर देंगे। ठीक है, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। सो एम्प्लॉय आर असाइन द जॉब, आप उनको जॉब असाइन कर दीजिए एंड ये भी इंश्योर करके चलिए राइट पर्सन ऑन राइट जॉब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑफ टास्क। उसके बाद है प्रोविजंस ऑफ रिसोर्सेज टू द मेंबर्स, अरेंजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, मटेरियल, सप्लाई, मशीन, इन सब को आप अरेंज करके चलिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटी, जितने भी आप फाइनल स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट। जितने भी आप कोऑर्डिनेशन यूज़ कर रहे हो उनमें यूनिटी होनी चाहिए। जैसे एक डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं तो उनमें यूनिटी होनी चाहिए, उनके कोऑर्डिनेशंस जितने भी एफर्ट्स हैं उनको आपको इंटीग्रेट करके चलना है। ठीक है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो एक डायरेक्शन में लीड कर रहे हो। ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और उनके एफर्ट्स को आपको एक ही डायरेक्शन में कॉमन पर्पस के लिए यूज़ करना है, सो दैट द कॉमन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड एक्टिवली। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजिंग। तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। काम को आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन से मेन हमारे टास्क हैं, फिर उनको डिपार्टमेंट अलग अलग उनके डिपार्टमेंट बना दीजिए। उसके बाद उन डिपार्टमेंट में आप असाइनमेंट ऑफ टास्क कर दीजिए, लोगों को अलग अलग टास्क डिवाइड कर दीजिए, डिवीज़न ऑफ वर्क। एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, आपकी एक हायरार्की बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक असिस्टेंट मैनेजर है, फिर उसके बाद एक मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, तो एक लेवल बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहते हैं कि भी सबसे ऊपर टॉप, फिर मिडल, फिर लोअर। प्रोविजंस ऑफ रिसोर्सेज टू द मेंबर। ठीक है, फिर आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाइए, जो भी रिसोर्सेज को उनको रिक्वायरमेंट है, और उनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और एफर्ट्स उनके एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ करना है।
So okay, thank you for today's slide. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you.